चौधरी जी और मलिक जी और बहुत ही इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्रीज लीडर्स, पशुपालक, आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप बहुत ही विगतपूर्ण तरीके से आपके सामने आ गई है। योजना के बारे में, लैंडिंग के बारे में, सरकार की नीति के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बनाई हुई स्कीमों के बारे में। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री का पदभार संभाला, उसके बाद की आप इकोनॉमी मूवमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जनधन अकाउंट जब आया था तो लोगों को पता नहीं था कि इसके जरिए वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और 45 करोड़ लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना, और आज इसमें 1 लाख करोड़ रुपया वो जनधन अकाउंट का डिपॉजिट है। आप कल्पना कीजिए, जिनको अकाउंट खोलने के लिए पैसा नहीं था, जब ये जनधन अकाउंट की मूवमेंट चल रही थी, सो हम एज ए MP हमारे विस्तार में उनको मूव करने के लिए बता रहे थे, तो हमारे कार्यालयों पे ये शिकायत आने लगी थी कि हम तो लोगों को लेकर बैंक में जाते हैं, वहां आके वो बोलते हैं कि उनके पास तो 100 रुपया नहीं है, और बैंक वाले बिना 100 रुपये के अकाउंट नहीं खोल देते हैं। वो बड़ी पैमाने में शिकायत आई। हमने प्रधानमंत्री से ये बात भी बताई, तो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लेकर ये बताया कि जनधन अकाउंट बिना पैसे से भी खोल दिया जाना चाहिए, नाम होगा तो भी चलेगा, 0 पैसे से अकाउंट खोले। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उसमें 1 लाख करोड़ रुपया जनधन अकाउंटों की डिपॉजिट है। वो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है देश का अर्थतंत्र और हमारे ग्रामीण स्तर पर की आर्थिक गतिविधियां। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे हमारे सचिव महोदय ने और बालियान जी ने, दोनों ने बहुत सटीक बताया था कि ये हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, ये और मोबाइल यूनिट देने का प्रोग्राम, ये इसको आप प्रोग्राम के नजरिए से देखोगे तो भी और इतना आइडिया नहीं आपको आएगा। ये पूरे देश के मवेशियों के हेल्थ के बारे में सोचा गया कि उनके हेल्थ को कैसे हम ठीक करेंगे, और उनका हेल्थ ठीक नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन में नुकसान जाएगा, और इंडस्ट्रीज को नुकसान जाएगा, किसान को नुकसान जाएगा। सो इनके हेल्थ के बारे में हमारे देश में सोचा ही नहीं गया था। वो अपने आप होता रहता था, वो लोग अपने आप कर रहे थे। हमारी वेटरनरी सुविधाएं इतनी सटीक नहीं हो रही थी। अब जाके ये वैन एम्बुलेंस की सुविधा होने की वजह से, ये मोबाइल यूनिट की वजह से, अब दूर दराज गांव में, दूर दराज हमारे वन क्षेत्रों में भी पशुपालकों को जो जरूरी सहायता होगी वो हम डोर स्टेप उनको डिलीवरी देने में सक्षम होंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव अपने इस क्षेत्र में आने वाला है। और उसी के बाद इन हेल्थ का इतना बड़ा वैक्सीनेशन के लिए 11,000 करोड़ रुपये, और ये एम्बुलेंस 100% भारत सरकार की ओर से देने का फैसला करने के बाद अब उसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट को जोड़ा गया। ये बहुत ही बड़ा एक लैक्यूना रह गया। हमारे यहाँ हमारे ही गोवंश जो भी थे, और इनके बारे में हमने सोचा तक नहीं था। ये तो अभी जगत गुरु निकले पूरे देश की दुनिया की यात्रा पे, सेव सॉइल टारगेट करते हुए। वो पूरी दुनिया घूम के आए, सवाल पूरी दुनिया में घूमा, सॉइल को बचाना है। किसी ने जवाब को टैग नहीं किया। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इनका जवाब हमारे इंडिजिनस गाय माता के गोबर में है। ये है अपना काम, ये इसका जवाब है। उसी से ही ये होने वाला है। सो फिर से गाय विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु बनने वाली है। ये मान के चलना। मेरे सामने जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं और इंडस्ट्रीज के लोग बैठे हैं, उनको उस दिशा में अवश्य सोचने की आवश्यकता है। अब जो भी यहाँ सुविधाएं हैं, या हमारा जो फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का,
उस फंड में कई चीजें जुड़ गई है और अभी आपके मन में लगता है कि हमें इस एरिया में फंड की आवश्यकता है, तो इसके बाद जो टेक्निकल सेशन हमारे चलने वाले हैं, और अभी आपने बालियान जी ने जैसे बताया कि हमारे पास एडवाइजरी कमेटी भी बन गई है, उसी के जरिए आप चाहिए तो नए एवेन्यू को भी हम जोड़ सकते हैं। अगर आपकी ओर से कोई सुझाव आता है तो उसी को भी हम जोड़ेंगे, क्योंकि मैं अभी मीडिया से बता रहा था तब मैंने जिक्र किया था कि हमारे वहां बनास डेयरी में उन्होंने 1 करोड़ का गोबर खरीदा गांवों में से, किसानों से 1 रुपये किलो खरीद रहे हैं वो, और अभी 12 गांव से ले रहे हैं, और आने वाले वर्ष में वो 400 गांव को जोड़ने वाले हैं। अभी 1 रुपया गोबर शुरू हो गया तो जो दूध भी दे रहा है वो गोबर भी देना शुरू करेंगे, तो उनके तो 2 अकाउंट शुरू होने की संभावना हो जाएगी। और उसी में से उन्होंने मुझे बताया कि हमने 1 करोड़ का गोबर खरीदा और 2 करोड़ का गैस हमने बेच दिया। सो इसका मतलब है कि इसमें वायबिलिटी बहुत है। सो अभी उसी में आपको इन्वेस्टरों के लिए ये सारी चीजें हैं कि इन्वेस्ट किसमें हो सकता है। मैं यहाँ फरीदाबाद गया था, वहाँ कोई एक महिला डॉक्टर है और वो अभी पशुपालन के साथ जुड़ गई है और ये गाय के प्रोडक्ट बना रही है। उन्होंने 1 किलो गोबर से 2 लीटर पेंट बनाया है, ऑयल पेंट बनाया है, और वो ऑयल पेंट की ये क्षमता है कि वो अपनी ऑफिस को अच्छा तो बनाती है, रंग रोगान के लिए ये कलर की जगह पे वो कलर आ सकता है, मगर वो अपने इसको पवित्र भी बनाती है और वो उसको जंतु रहित भी बनाती है। ये उनमें क्षमता है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। और ये यदि 1 किलो गोबर से 2 किलो ऑयल पेंट बन जाता है तो उसकी प्राइस के बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बाकी बचता है। ऐसी नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। ये 1-2 उदाहरण मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का, जैसे हमारे सचिव महोदय बता रहे थे कि भारत सरकार की मंशा है गरीबी दूर करने की है ही, मगर हम तो उसको धनवान बनाना चाहते हैं। और ये पशुपालन, मैं अभी कई बार पहले भी बोला हूं कि हमारे देश में तो धन की गिनती गाय से ही होती थी। गोधन, गजधन, वाजीधन, सबे रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। ये धन की गिनती करने का क्रम है, उसमें सबसे पहले गोधन है, उसके बाद गजधन है, हाथी उसके बाद आते थे जो राजा महाराजा ही रख सकते थे, और उसके बाद अश्व है। तो ये सारी कैटेगरी को ऐसे ही हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो भी किया था ना, वो ऐसे ही नहीं किया था। उसके पीछे उनका बहुत बड़ा तपश्चर्या, साधना, संशोधन उसको करके उनके बाद उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। आज हम जब गाय के गोबर और गोमूत्र के बारे में बात करते हैं और इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, आज यहाँ जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो भी फीड के बारे में बातें हो गई, बालियान जी ने बहुत ही सटीक सवाल की भी आपके सामने चर्चा कर दी है कि फीड के बारे में इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, किसानों को ये बड़ा महंगा पड़ रहा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट तो बढ़ नहीं रही है, तो इसको वायबिलिटी आने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अभी कुछ न कुछ सोचने से चलने वाला नहीं है। मैं अभी से आपको बता रहा हूं कि जैसे फूड सिक्योरिटी का हमने अपने आदमियों, आप हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच का परिणाम था, नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जनधन खाते खुले, गरीब आदमी बैंकिंग के साथ जुड़े। उसी की सोच के आधार पर ही ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का उन्होंने सर्जन करवाया, और उसी ही विचारधारा के अंतर्गत ये केसीसी आया। ये पूरी लिंक है, आप देखोगे तो एक से एक के साथ जुड़कर ये पूरा साइकिल बनता है। और ये केसीसी भी जैसे फिशरमैनों को और एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में उनकी जैसे ही व्यापकता बढ़ेगी, और जैसे आज 17 लाख करोड़ किसानों को चला गया केसीसी के माध्यम से, ऐसी ही बड़ी राशि केसीसी के जरिए इन दोनों केसीसी में भी जानी है। और इसका भी हम बड़ा फॉलोअप ले रहे हैं हमारे विभाग की ओर से, और हमारे वित्त मंत्री जी भी हमको इसमें बहुत ही बड़ा मदद रूप होने का प्रयास करवा रहे हैं। आप सब लोग, खास करके इंडस्ट्रीज के लोग और एंटरप्रेन्योर्स, और जिनका यहाँ सम्मान हुआ, और 75 लोगों को यहाँ बुलाए थे सक्सेस स्टोरी के लिए, वो देख के बड़ा अच्छा लगता था
कि इस इंडस्ट्रीज का भी कितना अच्छा रुतबा है। अभी हम जितना सोच रहे हैं इनसे ज्यादा धरती पे उतर गया है। सो इनको धरती पर उतारने के काम में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, हमारे विभाग के छोटे अधिकारी से लेकर हमारे सचिव तक के जो भी अधिकारी हैं, वो बैंकिंग क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जो बैंकर्स हैं, उन लोगों ने भी उसको रिस्क न मानते हुए सपोर्ट देने का कोशिश किया। और हमारी नाबार्ड और सिडबी जैसी जो भी संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जो योगदान दिया, उन सभी को मैं भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी विभाग की ओर से धन्यवाद करता हूं, उसको बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप इसमें और भी खुले मन से इनको मदद करें। ये लोग आपके पैसे डुबाने वाले लोगों में से नहीं है। ये तो हमारे गुजराती में तो कहावत है कि किसी से कुछ भी उधार लो तो उसको दूध में धो के वापस दो। तो ये तो दूध वाले हैं, तो वो तो दूध में धोकर वापस आपको देंगे। तो इसीलिए उन पर भरोसा कीजिए, उनको एग्रेसिवली पैसा देने की कोशिश करिए। और इनोवेटर्स को मैं बता रहा हूं कि आप नई नई चीजों को लेकर मार्केटिंग के लिए नया सोचिए। जैसे इसलिए कौन बोले, मेरे को स्मरण में नहीं रहा, मार्केटिंग के बड़े इश्यू हैं पोल्ट्रीज में और दूध के अलावा सभी सेक्टर्स में, बालियान जी जैसे बता रहे हैं। तो अभी एक सेमिनार में मेरा जाना हुआ था जिसमें दूध वाले नहीं थे, दूध से अलावा के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत सारी बातें हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से आज इस पॉलिसी के संदर्भ में बता दिया गया है। आज उसकी पुस्तक का भी अनावरण हुआ है, वेबसाइट भी इसकी बनी हुई है जिसके माध्यम से पूरी जानकारी अब तक जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड को अब तक जो देखने का नजरिया रहा है, मुझे लगता है आज से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से ही और वो नजरिया रहा है मात्र खनिज संपदाओं को लेकर। हमारे स्टेट में लगभग 42% खनिज संपदाएं पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की। देश आजादी से पहले से ही हमारे झारखंड प्रदेश में खनिजों का उत्खनन होता रहा है। इसलिए इसको आमतौर पर खनिज संपदाओं से संपन्न राज्य भी कहा जाता है। हमारे झारखंड प्रदेश को बने हुए 20 साल हो गए और इस राज्य का बनने के पीछे भी एक बहुत लंबा इतिहास है। 30-40 सालों का संघर्ष की उपज ये झारखंड प्रदेश है, क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल राज्य है और जबकि ये खनिज संपदाओं से भरपूर ये राज्य है, फिर भी वहां के लोग और झारखंड प्रदेश का पिछड़ापन भी किसी से छुपा नहीं है। और इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए कि राज्य अलग किया जाएगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, इस राज्य का विकास होगा, यहाँ के लोगों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक
ताकतें बढ़ेंगी, लेकिन कमोवेश राज अलग होने से पहले भी ये देखने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिला, और विगत 20 वर्षों में भी ऐसा बहुत सुखद अनुभव एहसास करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है अब तक झारखंड को देखने का नजरिया जो रहा है, वो नजरिया रहा है एक्सट्रैक्शन का, खनन का, और अब ये सरकार झारखंड को देखने का नजरिया एट्रैक्शन की होने का प्रयास कर रही है। और इसी का छोटा सा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रखा है। रिसर्च स्टडी के लिए भी मुझे लगता है झारखंड प्रदेश, दुनिया की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि पूरी दुनिया मैंने नहीं घूमी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस देश में अनोखे अनोखे चीजें हैं। अभी अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि फॉसिल पार्क हमारे राज्य में है, जिसका हाल में ही हम लोगों ने उद्घाटन किया। जो पेड़ पत्थर बन गए, उन पेड़ों को काटकर लोगों ने क्रश करके अपने मकाने बना दी, स्टोन चिप्स के रूप में, लेकिन अवशेष हैं, उसे अभी हम लोगों ने बचाया। इसके अलावा और जो लगभग, जो रिसर्च स्टडीज कहते हैं 15 करोड़ साल पुराना वो अवशेष हमारे राज्य में अवस्थित। इसके अलावा आप ही लोगों के माध्यम से, यहाँ के बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोगों के माध्यम से, कई खबरों के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जब दुनिया में चारों तरफ जो ये दुनिया पानी से बना हुआ था, उस समय जब धरती की उत्पत्ति हुई, कहा जाए कि पहला बीज जो देखने को मिला वो हमारे झारखंड के सिंहभूम में मिला है, और जिसकी उम्र लगभग 350 करोड़ पुराना है, जहां आज बड़े पैमाने पर आयरन ओर पाए जाते हैं। तो इस तरीके का एक इतिहास भी हमारे राज्य के गर्भ में छुपा पड़ा है। खनन का अनुभव बहुत सुकून देने वाला नहीं रहा। वहां के आदिवासी, वहां के पिछड़े, वहां के किसान, वहां के मजदूर की जो लोगों की दशा है, आज भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। ना जाने कारण क्या है, मैं नहीं कह सकता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य में नेतरहाट जैसा एक स्कूल है, जिस स्कूल ने देश में सबसे अधिक IAS IPS पैदा किया, जो राज्यों में भी है, केंद्र में भी बैठ करके नीतियां बनाते, सरकार को सहयोग करते। उसके बावजूद आज नेतरहाट जैसे स्कूल को, उसके दीवारों को बचाने के लिए, उसके छत को बचाने के लिए, उसके क्लासरूम को बचाने के लिए उसके पूरे आधारभूत संरचनाओं को बचाने के लिए सरकार जद्दोजहद कर रही है।
गांव गरीब की तो बात छोड़िए, और उस नेतरहाट के गोद में ऐसे मनोरम दृश्य, जिस दृश्य को देखने के लिए आप लाखों रुपया खर्च करके अपने घरों से बाहर निकलकर पहाड़ क्षेत्रों में जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा वो नेतरहाट का जो क्षेत्र है वो उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। आज भी वहां पर ऐसे जंगलों का भरमार है, ऐसे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे वातावरण आपको एहसास होगा जो शिमला और कुल्लू मनाली में आपको एहसास दिलाता है। लेकिन इन सब चीजों को हम लोगों ने संरक्षण करने में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं या छूट से गए हैं। आज खनिज संपदा, माइंस, मिनरल्स तैयार है और झारखंड के खनिज संपदा से कई राज्य जगमगा भी रहे, लेकिन झारखंड आज के दिन में भी कई परेशानी, कई समस्याओं से ग्रसित है। तो हम लोगों ने ये कार्य योजना तैयार किया कि क्यों नहीं हम टूरिज्म की ओर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां जहां पर टूरिस्ट लोगों का मूवमेंट है, वहां की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। लोगों को रोजगार पाने के लिए हार्वर्ड से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कहीं ना कहीं लोगों का जो मूवमेंट है, जो पूरा देश दुनिया को आर्थिक रूप से प्रभावित करता है, उस मोमेंटम से हमारे पूरे राज्य को भी एक नई दिशा मिलेगी। अभी हम लोग 2019 के बाद देश की वैश्विक महामारी, दुनिया की वैश्विक महामारी ने हमारे देश को भी घेरा। हम भी उससे अछूते नहीं रहे, हम भी उसके चपेट में आए। वो तो झारखंड की जमीन के नीचे तो सब लोगों ने सर्वे कर लिया, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से या अलग अलग तरीके के माध्यम से। लेकिन झारखंड के खूबसूरत मनोरम दृश्य को शायद किसी ने आज तक बहुत करीब से नहीं देखा। आज मैं जिस कपड़े में हूं, ये हमारे राज्य में बनता है। हमारे कारीगर गांव के बनाते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, देश का सबसे बड़ा तसर उत्पादक अगर कोई है देश में तो वो झारखंड प्रदेश है। लेकिन सिल्क या तो मद्रास का सिल्क के नाम से जाने जाएंगे या भागलपुर के सिल्क के नाम से जाने जाएंगे। थोड़ा सा चिंता विगत दिनों में हम लोगों ने किया कि आखिर राज्य को आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों होती है, ये विकास क्यों नहीं करता, यहाँ के लोगों में संपन्नताएं क्यों नहीं होती। HEC जैसे मदर फैक्ट्री जिसने पूरे देश के बड़े बड़े उद्योग को खड़ा किया, वो आज बेचारा कैसे जिए इसकी चिंता में। और आज इस राज्य ने पूरे देश को कोयला, लोहा, सोना, आभरण
अनेकों चीजें दी और अभी भी अपना सीना फाड़ कर, चीर कर देश की सेवा में लगा। लेकिन इसकी सेवा कौन करेगा? कहीं ना कहीं जब इसके तह तक हम लोगों ने जाने का प्रयास किया तो मुझे बिल्कुल ये साफ तौर पर दिखा कि इस राज्य को सिर्फ एक दुधारू गाय के रूप में देखा गया, बल्कि इसकी सेवा करने लोग भूले से। आज इसी को एक प्रयास है, क्योंकि झारखंड के प्रति जो हमारा लगाव है और हम ये गौरव से कह सकते हैं, आज जिस कार्य योजनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे राज्य में वाटरवेज भी है, एयरवेज भी है, रेलवेज तो हम लोगों के और यहां पर उपस्थित कई लोगों के जन्म से पहले से ही है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे राज्य को विशुद्ध रूप से देश के आर्थिक आमदनी बढ़ाने में तो इसने मदद की, लेकिन इसकी खुद की आमदनी बेचारे की घट गई। आज राज्य के हर लोगों की आमदनी बढ़े, शैक्षणिक क्षमताएं बढ़े, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज संपदा, इसके अलावा कई ऐसी चीजें, सिर्फ वहां का मिट्टी ही और वहां का सोना ही, वहां का कोयला ही, वहां का अर्थक ही, वहां का यूरेनियम ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वहां के लोग भी इतने एनर्जेटिक और इतने टैलेंटेड हैं। मैंने पहले ही कहा, नेतरहाट जैसा स्कूल है जहां देश के सबसे अधिक IAS IPS लोगों ने को पैदा किया। उसने खेल के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में हमारा राज्य भी अपने आप में अलग है। धोनी जैसा खिलाड़ी क्रिकेट का हमारे राज्य से आया। सलीमा टेटे जैसी लड़की जो सीमित संसाधन में, जिसको घर में 2 वक्त का खाना नहीं जुटता है, वो बच्ची आज देश में, देश का प्रतिनिधित्व दुनिया में कर रही है हॉकी के क्षेत्र में। अभी हाल में ही मिस वर्ल्ड की कंपटीशन में, क्या नाम है वो बच्ची का, क्या नाम था, रिया तिर्की मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में के स्टेज तक पहुंची। एक ट्राइबल लड़की, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई ऐसी चीजों में हम कम नहीं है जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं हमारी दक्षता को, हमारी क्षमता को, हमारी ताकत को लोगों ने दबा के रखा, संसाधनों को हम तक नहीं पहुंचाया। बहुत खुशी होती है। आज कल ही हमारे पास 5 बच्चियों को हमने अमेरिका भेजा था। अमेरिका कहाँ गए थे बच्चे? हाँ, US गए हॉकी खेल, छोटी छोटी बच्ची। और जो प्रतिभा उस देश ने देखा, आज US काउंसिल का हमारे पास मैसेज भी और ट्वीट भी उन्होंने किया है, भविष्य में खेल के क्षेत्र में झारखंड को हर सहयोग देने के लिए वो तैयार है। आज कहीं ना कहीं हम अपनी प्रतिभाओं के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहे, क्योंकि ये झारखंड प्रदेश में लोगों में इतनी जागरूकता भी नहीं रही
लेकिन इसी उद्देश्य और उसी लक्ष्य के साथ इस राज्य को अलग किया गया था, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के इस क्षेत्र में वास करने वाले सभी लोग के बीच में शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक क्षमताएं बढ़े, आर्थिक क्षमताएं बढ़े। हमने कई बार, क्योंकि हम लोग का राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से हम लोगों का दौरा होता रहता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर लाखों रुपए खर्च करके हमें दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत क्यों पड़ता है? क्यों नहीं हम इन चीजों को ऐसे डेवलप करें? सहयोग सरकार की तरफ से क्या मिलना है वो भी मोटे तौर पर बताई गई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस दिशा में यहाँ उपस्थित या और जो सुन रहे हैं उन लोगों के बीच में बातें जा रही हैं। जो लोग पहली इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद। यहाँ पर जो काफी अनुभवी अपने अपने विशिष्टता के लिए, जिन्हें भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी खोज और उस खोज के माध्यम से ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले अपनी विशिष्टता और पहचान के साथ भारत के विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले लोगों को सम्मानित और उन्हें एक व्यापक क्षितिज में हम सब लोग उस अनुभव का लाभ ले सकें, उन्हें सम्मानित करते हुए हमें अवसर दिया। यह अवसर था जब इस देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एनडीए के माध्यम से पहली बार आजादी के अमृतकाल में एक जनजाति महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं, और उसी उपलक्ष्य में कार्यकाल पूरा करने और नए राष्ट्रपति आने के उपलक्ष्य में महामहिम और सभी की उपस्थिति में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे ऐसे महानुभाव उपस्थित हुए थे। उस अवसर का लाभ लेते हुए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम के उनके संवाद के माध्यम से उनके जो जीवन यात्रा है उससे हम साझा करें, कुछ अनुभव का लाभ लें। और आपने देखा होगा यहाँ पर ये लोगों ने अपनी बातों को कहा, किस तरीके से अपने जीवन को इस रूप में प्रस्तुत किया कि वो विविध क्षेत्रों में आपने देखा, वो पर्यावरणविद के रूप में, सामाजिक सरोकार से सांस्कृतिक विरासत को लेकर, और जीवन के जो बहुत आवश्यक तत्व है उसके ऐसे विषयों को जिन्होंने अपने जीवन का आधार बना करके लोगों को संदेश पहुंचाने का कार्य किया। वही सोशल रिफॉर्मर्स के नाते उन लोगों के बातों को हमने साझा किया। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हम अब यहाँ से इसके बाद सभी भोजन के लिए जाएंगे। मैं सांसदों से, और खास करके कल हमारी चर्चा हुई थी आदरणीय वी सतीश जी से, सांसद और मंत्री एक छोटा एक बैठक यहाँ पर और करेंगे। हमारे जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं
उन सारे विषयों पर, लेकिन वो भोजन के बाद होगा। अभी हम सब लोग भोजन के लिए जाएंगे, भोजन के उपरांत वो बैठक होगी ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में। और जितने हमारे अतिथि आज इस संवाद में आए, साझा किए और रात्रि भोज में कल सम्मिलित हुए, ऐसे सभी लोगों को मैं ट्राइबल अफेयर्स के तरफ से बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब आए। हमें आपका शुभ आशीर्वाद मिला, कि बहुत सारी अच्छी बातें हम सबको सुनने को मिली। हम इन सारी बातों को लेकर जनता तक, आम नागरिकों तक फिर से इस मंत्रालय के माध्यम से और आपके साथ साझा करते हुए, आपके माध्यम से हम एक बड़े लक्ष्य को जो हम सब ने निर्धारित किया है कि भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ भारत आने वाले दिनों में एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत का जो संकल्प है, उसको अमृत काल में हम संकल्प लेकर जब 100 साल मनाएंगे तो वो सपना हमारा पूरा होता हुआ दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Make telecom as a sunrise industry. Prime Minister Narendra Modi ji has given us a clear target, a clear goal. India's telecom industry has to be benchmarked with the best in the world. And to do that, we have to work on multiple dimensions. The dimensions which is very much within our control, where we are responsible as government, is the regulatory dimension. And we are committed to make sure that India's regulatory system will become world's best, the global benchmark, a structure, a regulatory structure where all of you feel comfortable, you are able to make plans for 10 years ahead, you are able to plan out your investments in a very certain way, in a very firm way. All the potential sources of uncertainty will be removed. So that's where I would like you to request for a very big help. आप सब जानते हैं, we still are basically driven by a law which was drafted in 1885, enacted in 1885, way back. Another law which was in 1933. Another one which is 1950. Time to replace that entire legal structure, that entire regulatory structure with something which is future ready, without creating any disruption, making sure that there is a seamless transition from the existing scenario to a totally new. Member Finance साहब आप पीछे बैठे, आगे आइए ना. Give a big round of applause for the Member Finance for the great 5G auction that he is doing. आगे आओ, आप तो आगे आना चाहिए. So I'll come back to the point. इस तरह का लॉ बनाने के लिए, अच्छा प्रॉपर नीटली ड्राफ्टेड लॉ बनाने के लिए, one side cannot do it on its own. Just the government doing it will not work. We want your active participation in it. Active as in really active participation in it. Each and every suggestion that you will be sending on the consultation paper, believe you me, we will take it seriously. We have taken your suggestions very seriously so far, and now also we will take your suggestion very seriously. Secretary Saab is diligently working on it. He has prepared a very large sized team so that whatever comes, we would like to examine each and everything that you are sending. We will not ignore any suggestion. I am repeating it. Please take active interest in formulating the future of our industry. Because this is the foundation industry.
This is the industry which is going to drive Prime Minister's vision for taking India on a path where, when we celebrate the 100th year of our independence in 2047, our country, those generations who would be celebrating, should thank our generation and feel grateful that the foundation that we are laying is able to help them compete with the world, contribute to the world in a positive way. So my second point, first point, I thanked you for the option. Second point, please participate very aggressively, very diligently, methodically in the formulation of the new law. The third point is about a very cherished dream. The entire technology stack, whether it is mobile phones, the chipset, the various components which go into mobile phone, the telecom equipment, the core network, the radio network, everything associated with this, I request you, the entire industry, to come forward aggressively again. Whatever is needed to be done, we are there with you. We would like all these technologies to be developed in India, made in India, and made for the world. So, and made for the world. So, whatever work that has been done so far, time to take it multiple fold ahead. This should be our goal for the next 2 years, 3 years. We will make sure that we are taking leadership in 6G. 2G was a different time frame, different type of people, different kind of thought process in the country. All that is behind us. 4G, we started late, but we have picked up very well. 5G, even though we have started at a point where we can still take the leadership, but in 6G, Prime Minister Narendra Modi ji has given us an absolutely clear target and absolutely clear vision. We have to be the leaders. So my request, the third point I am making is, please come forward in the development of technology at every part of the value chain. From our side, we can promise you, we will be creating, we have already created a very significantly large size technology development fund. अभी कितना इसमें आएगा? 500 crore rupees per year. 500 crore rupees per year. That kind of technology support will be provided. We are creating the framework where anybody who wants to develop something, the ideas can be taken, a very transparent mechanism for evaluating those ideas, and then giving the grants for developing technology. That structure is right now being worked upon. Request all of you, especially the startups and the entrepreneurs and the academia and the industry, everybody, we have to join hands and make sure that our technology dream is fulfilled. That's the third point. The fourth point I would like to make is again very close to my heart and our government's philosophy, what my senior colleague Shri Devu Singh ji said, the philosophy of Antyodaya. We believe in it ever since the formation of Janasangh, then the formation of BJP. We have always believed in Antyodaya, and that has been one of the basic tenets of our political thought. Obviously, our political thought reflects in the way we formulate our policies, and our policies are all about digital inclusion. Policies are all to consciously think of the society first, as we say in our party, nation first, always first. Rashtra Pratham, Sadaiv Pratham. Keep that in your mind when you're designing your strategies. मैं इस मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड इसका पूरा श्रेय हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी को देना चाहता हूं। ये उनका ही आइडिया था और उनके मन में ये चीज थी कि
एनडीडीबी के द्वारा कई सब्सिडरी कंपनी अलग अलग विषयों पे काम कर रही हैं, तो क्यों न इस विषय पे भी एक अलग से काम हो, जिसके चलते इस गोबर के आसपास जो भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, मगर कुछ नक्कर काम करने की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव को आगे लेकर आज अंजाम तक पहुंचने की इस घटना का मैं साक्षी बन रहा हूं। इसकी बड़ी प्रसन्नता मैं आप सबके बीच में जाहिर करता हूं। एनडीडीबी जब पालियान जी बोल रहे हैं कि ये अच्छा है कि एनडीडीबी गुजरात से बाहर आया और इसको आपने बाहर लाने का प्रयास, इसलिए मैं इसके हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। ये एनडीडीबी का जन्म ही शास्त्री जी के कहने से अमूल मॉडल को देश में बिठाने के लिए ही किया गया, यही इनकी सार्थकता थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सपना देखा कि इस प्रकार की एक्टिविटी पूरे देश में होनी चाहिए, इसी के चलते एनडीडीबी का जन्म हुआ था। और आज ये पूरे देश में इनका पूरा डेटा कभी एनडीडीबी के जरिए एक विशेष अवसर पर कभी हम शेयर करेंगे कि एनडीडीबी ने पूरे देश में किस किस विषय में क्या क्या चीजों पे काम किया है। तो बहुत अच्छी लंबी सूची है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीडीबी ने अपने पैर विदेशों में भी पसारे, वहां भी उनकी एक कंपनी काम है। तो ये अच्छी एक अपनी एसेट है, इस प्रकार से हम इसका बात में ले सकते हैं। तो बताइए, ये गोबर वाली जो बात है और ये गोबर के आधार पर ये मृदा कंपनी को काम करने के लिए, सृजित करने के लिए हम जब आगे बढ़े तो एक ऐसे अवसर पर ये हो रहा, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आह्वान थी किसानों की आय को दोगुनी करने की, और उसमें वो कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने के प्रयास में लगे हुए। सो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर दोनों को जोड़कर इसमें आगे बढ़ने की बात। अब एलाइड सेक्टर में पशुपालन आता है, पशुपालन में ये एक प्रकार से समस्या थी गोबर की, और अब जब दूध के ऊपर इतनी बड़ी अच्छी आय चल रही है तो इस गोबर पे क्यों फोकस नहीं होना चाहिए। और जैसे पालियान जी ने भी जिक्र किया और अतुल जी ने भी जिक्र किया था कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये गाय माता एक हमारी ऐसा भगवान ने सृजन किया हुआ हमारे बीच में मौजूद तोहफा है जिसका मल और मूत्र पवित्र माना है, और इसका एहसास हम तो सदियों से कर रहे हैं। सो मैं आज तो इसी अवसर पर एनडीडीबी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब वो बता रहे थे अपनी वो छोटी सी फिल्म हम लॉन्च के बाद देख रहे थे, तो इसमें गैस ऑमिनेशन के वो दृश्य दिखने आ रहे, और ये गैस एमिनेशन का तो पूरे विश्व में चर्चा और उस पर बड़ी डिबेट चल रही है। मगर मेरा विनम्र मंतव्य है कि इस गैस एमिनेशन में क्या हमारी इंडिजिनस गाय का जो काव डंग है उसमें से निकलने वाली गैस जहरीली है या ये कोई अलग है, उस विषय के भी रिसर्च करने की आवश्यकता, क्योंकि वो जरूर इसमें कुछ न कुछ मतभेद होगा, क्योंकि और किसी जानवर का गोबर लेकर चौका करने की सिस्टम विश्व में कहीं पे नहीं, अकेले गाय की गोबर की चौका करने की परंपरा हमारे देश में। तो इसके पीछे कोई राज होगा। हमारे ऋषि मुनियों की बातों में ऐसा कोई अंधविश्वास या कोई अनसाइंटिफिक बात हो सकती है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसलिए वो पूर्ण साइंस का कोई प्रयोग होगा, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसी में भी इनको अलग हम कर देंगे तो और भी दिशाएं खुलने का संभावना हो सकता है, और कार्बन क्रेडिट में गाय भी नेतृत्व कर सकती है, उसी दिशा में हम आगे ले जा सकते हैं, और वो भी इंडिजिनस का। ये इनके साथ बड़ी बातें होती है। सो ये सारी चीजों को लेकर अभी मैं पिछले पखवाड़े में ही बनास डेयरी में गया था एक कार्यक्रम, उसकी एजीएम, वहां उनके एजीएम में आपको सबको पता होता है कि साल भर का हिसाब किताब वहां प्रस्तुत होता है।
उनके हिसाब की एक बात आपके साथ शेयर करूंगा। बनास डेयरी में प्रतिदिन 31 करोड़ रुपया बनास डिस्ट्रिक्ट के किसानों में दिया जाता है। सूर्योदय होते ही 31 करोड़ रुपये वहां जमा हो रहे हैं। और उन्होंने ये प्रयोग किया गोबर खरीदने का, और उन्होंने ट्रायल लिया। इस साल उन्होंने 1 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा और उन्होंने 2 करोड़ रुपये का गैस बेचा। ये उनके हिसाब में था। सो ये 1 रुपये किलो खरीद रहे थे और अगले साल वो 2 रुपये किलो खरीदने वाले हैं और बड़े पैमाने पे वो प्रयोग को पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू करने जा रहे हैं। तो अगली एजीएम में करोड़ों रुपये के गोबर का हिसाब एक डेयरी के अकाउंट में आने वाला है। जैसे दूध का अकाउंट में आ रहा है, ऐसे ही गोबर का अकाउंट भी वहां शुरू हो गया है और कई डेयरिया फिर इनको फॉलो करेंगी। सो एक नई इकोनॉमी को हम गति देने का काम जब चल रहा है, ऐसी अवस्था में एनडीडीबी ये डेडिकेटेड गोबर को एक कंपनी लॉन्च करके इसको नया आयाम, साइंटिफिक तरीके से इसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस दिशा में हमें बल देना चाहिए, उन सारी चीजों को बढ़ावा देने का। और जैसे एनडीडीबी जहां कोऑपरेटिव नहीं है वहां कोऑपरेटिव को डेवलप कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी का आवश्यकता, हमारा डेयरी इतना डेवलप हो गया और हम सारी मशीनरी आयात करते थे, तब एनडीडीबी ने मशीनरी बनाने की कंपनी बनाई और इसके जरिए आज डेयरी में 90% से ज्यादा हमारी ही मशीनरी यूज हो रही है और इसका हम अच्छी तरह से देश के उद्यान को बचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे जैसे भी जिन चीज की आवश्यकता पड़ी उन चीजों में एनडीडीबी ने बहुत ही सक्षमता से अपना परिचय दिखाया है और इसमें भी वो बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल करें, ऐसी शुभकामनाएं इनको देता हूं। और देश की इकोनॉमी में मेरा एक साधारण इस दृश्यों को देखते हुए, जो आसपास घटनाएं घट रही है, इनको देखते हुए ये लग रहा है कि बहुत ही कम समय में हमारे देश के अर्थतंत्र में केंद्र में गाय माता आ जाने वाली है। इसमें बहुत लंबा समय नहीं है और ये बहुत जल्दी होने वाली घटना है। अभी मैं पिछले दिनों एक मीडिया के कार्यक्रम में गया था, मिस्टर डोमिनो इधर आए इसलिए मुझे याद आ गया। वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जर्नलिस्टों का एक ग्रुप खड़ा हो। अभी ये देखो किसानों का सद्भाग्य, यह पत्रकारों में भी उनके साथ चलने वाले पत्रकारों की भी टोली खड़ी हो गई। तो इनके लिए ये पूरा मसाला आज से शुरू हो रहा है। सो ऐसी चीजें क्षितिज पे आकार ले रही है कि पूरा गगन मंडल हमारी गौ माता के आसपास खड़ा हो जाने की संभावनाएं क्षितिज पर दिख रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वाक्य बोले थे, पहले वो इतना बोले थे कि वोकल फॉर लोकल, ऐसा बोले। बाद में उन्होंने सुधार किया उसको आगे ले जाने के लिए कि भी वोकल को लेकर ग्लोबल जाओ। पहले अपने वोकल को अपने स्थानीय को आगे बढ़ाओ, फिर इसको ग्लोबल के लिए प्रेरित करो। उसी दिशा में ये चीज जाने वाली है और हमारे इसकी ताकत क्या होगी इसके बारे में हमारे चतुर्वेदी जी और बालियान जी सबने बोले हैं। मगर मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। वो हम जब बोलते हैं तो इसके पीछे का राज भी मैं आपको बता दूं। इसका कारण यही है कि हमारे पास पशु संख्या इतनी है, इसके चलते हम दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारा पर यूनिट हमारा प्रोडक्शन कम है, फिर भी हम दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि हमारे पास इतनी जनसंख्या है, इनकी पशुओं की, मवेशियों की इतनी संख्या है। सो ये जितनी हमारे पास है, तो इतना गोबर का भी जरीखा हमारे पास ही है, इसका जखीरा भी हमारे पास ही है और उसी दिशा में उसका प्रयोग करते हुए हम वर्ल्ड लीडर इस क्षेत्र में भी बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी इस बारे में सोचने का शुरू नहीं किया है और तभी हम इसमें इसकी प्रोडक्शन बनाने के लिए भी
आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छे समय पर और जब देश का नेतृत्व करते हुए हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं, वो एक चीज है, मगर आयुर्वेद को मान्यता देकर WHO के माध्यम से आयुर्वेद को मिल गया है। अब भारत जो बोलेगा वो विश्व के लिए आयुर्वेद में वो आवाज हो जाएगी, ये स्थापित हो गया। हमारा योग पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। आज हम जितना श्वासोश्वास या ये सब प्रक्रियाएं करते हैं उससे ज्यादा दूसरे देश वाले करने लगे, उसकी मान्यता हो गया। आप सबको जान के खुशी होनी चाहिए, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का चर्चा होता है और उसी के बारे में आज से 5-10 साल पहले वो विषय भी हम गहन मानते थे। आज वर्ल्ड का डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर भी अपने गुड़गांव में स्थापित हो गया। उसमें भी हमारा देश अब इसमें नेतृत्व करेगा। ऐसे सोलार अलायंस की स्थापना वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण वो अलायंस का स्थापना भी हो गया, उसका सेंटर भी भारत में स्थापित हो गया। सो एक नए एरिया में मुझे लग रहा है कि पहले तो क्या होता था, ये नाम ही हम सुनते थे, FAO कहाँ है। मैं जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने का मुझे मौका मिला तो इटली में वहां जाके मैं देखा तो वो एग्रीकल्चर में तो वो कहीं पे थे ही नहीं, मगर FAO वहां है। कुछ सेंटर जिनेवा में है, कुछ सेंटर न्यूयॉर्क में है, और हम तो ऐसा मान के ही चलते थे जैसे अंतरराष्ट्रीय कोई भी सेंटर होगा तो वो या तो अमेरिका में होगा या रशिया में होगा, उधर होगा। अभी इसी 8 साल में ये 4 दुनिया के सेंटर भारत में स्थापित हो गए। और मैंने जी आपको बड़ी मेरे दिलों की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं कि ये भी एक ऐसी ही घटना होने को जा रही है कि वो भी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल करेगी और हम दुनिया को दिशा देने का काम जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी दीर्घ और राजकीय इच्छा शक्ति के बैकग्राउंड के साथ जो निर्णय लेने की क्षमता कर रहे हैं, उसी में एक मोर पिच ये भी होने वाला है। इसी इसमें पोटेंशियल है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को इस सुनहरी शाम की इस एक नई कंपनी के लॉन्च में आप सबका धन्यवाद। ये अपने आप में ही बहुत आकर्षक एक ऐसा स्लोगन भी है, और उससे ज़्यादा मुझे लगता है हम सबको जब बचेंद्री पाल जी ने, श्रीमती साहू ने, श्यामला जी ने अपनी इस यात्रा की कुछ यादें साझा की, मुझे लगा यहाँ बैठे बैठे हमको भी लग रहा था कि 4800 किलोमीटर की आपने जो यात्रा की है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा भी हमने कुछ ना कुछ देखा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कुछ दिनों बाद मैंने तो पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन जब भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से बात करते थे तो कहीं ना कहीं सैर कर रही होती थी, उससे तो पता चलता था मैडम सैर कर रही है। मुझे लगा शायद वैसे ही सैर कर रही होंगी, लेकिन ये क्या पता था कि अगले साल की ये तैयारी अभी से शुरू कर रही है। तो मुझे लगता है आपके अगले साल जब ये आप करने वाले हो ट्रांस हिमालयन एक्सपेडिशन, तो उस पर आपके 1-2 सदस्य और बढ़ने वाले हैं। पहले तो मुझे लगा शायद कॉमनवेल्थ गेम आ गई तो मैडम सचिव महोदय थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, इसलिए भी थोड़ा फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इससे ज्यादा कर रही है। लेकिन सही मायने में देश के न केवल 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, बल्कि हर भारतीय के लिए जो आपकी यात्रा है बहुत प्रेरणादायी है। बहुत सारे लोग जो युवा अवस्था में करने की नहीं सोच सकते, आपने वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में करके दिखाया। और जिस तरह से आप अपने अनुभव को साझा कर रहे थे, 18,000 फीट की हाइट कोई बहुत कम नहीं है। मैं देखता हूं कि जितने लोग 11,000 फीट की हाइट पर अगर
ले में भी जाकर लैंड करते तो एक दिन तो वो एक्लेमेटाइज करने के लिए प्रयास करते, और आप देश के अलग अलग कोनों से जाकर महिलाओं के समूह ने बता दिया है कि नारी शक्ति की ताकत क्या है, और 50 में भी आप रुकने वाले नहीं, 60 में भी रुकने वाले नहीं, और ये लगातार आगे जारी रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं, देश के हर नागरिक को ये फिट इंडिया कैंपेन में शामिल होने के लिए कहा। आज भी हम देखें तो देश भर में अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं क्योंकि पहाड़ी राज्य से आता हूं, गजेंद्र पाल जी उत्तराखंड से आती हैं, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले 14 अप्रैल 2018 को सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। कि पहाड़ी राज्य में छोटे छोटे गांव होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाना हो अपने टेस्ट कराने तो शहर के मुख्यालय पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी पूरी दिहाड़ी टूटती है, टेस्ट कराने के पैसे लगते हैं। तो मैंने मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू किए ताकि लोगों के गांव में जाके हम टेस्टिंग कर सके। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से लेकर 40 तरह के टेस्ट होते हैं, और सबको 1 घंटे के अंदर हम रिपोर्ट देते हैं, दवाई देते हैं, और बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। और 4 सालों में 7 लाख से ज्यादा लोगों को बिल्कुल मुफ्त में इलाज करने का काम हमने किया। कोविड के टाइम पे मैं सोच रहा था, जब मैं पीपी किट और बाकी सामान भेज रहा था, कि जब इस आपदा से हम लोग निपट लेंगे तो एक बार तो मैं देखूंगा आखिरकार ये जो 7 लाख के लगभग पेशेंट हुए हैं, इनकी बीमारी की जड़ क्या है। तो जब हमने लगभग 1 लाख लोगों का डेटा जब तक चेक किया, तो उसको एनालाइज करने के बाद पता चला मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेज आर रिलेटेड टू द लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज। हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही अधिकतर बीमारियां हमें उससे ग्रस्त होना पड़ा। अब ये चाहे खाने पीने की समस्या हो, दिनचर्या की समस्या हो, एक्सरसाइज ना करने की समस्या हो, ये कई चीजें इसके साथ जुड़कर सामने आती हैं। तो केवल सारी उम्र उनको दवाई देने की बजाय, क्योर पे जाने की बजाय, हमने प्रिवेंशन की ओर जाने का प्रयास करें। और मुझे लगता है जब मैं आप में से कुछ के अनुभव का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी ऐसी लगभग 32 गाड़ियां, हमने 3 से शुरू की थी, आज हम 32 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में चलाते हैं, जो रोज नए गांव, नई पंचायत। आई आजादी के अमृत महोत्सव पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करें जिन्होंने हम सबको आजादी दिलाने का काम किया। हम फिट इंडिया कैंपेन के माध्यम से आज जहां एक और आप बहुत बड़े एम्बेसडर देश भर में करोड़ों लोगों के लिए बनेंगे, वहीं पर कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे वेट लिफ्टर्स ने शानदार प्रदर्शन अब तक किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सबकी ओर से देता हूं। और जितने इवेंट्स हमारे बाकी हैं उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा करें, उसके लिए भी अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा निवेदन अपने अधिकारियों से खेल मंत्रालय के रहेगा कि जितने भी हमारे इस दल के सदस्य हैं, इन सभी महिला सदस्यों का छोटे छोटे इंटरव्यूज, इनकी रिकॉर्डिंग, कुछ एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस जो आपका हुआ है, which you really want to share with the country, with the world, we would like to record that, we would like to share that. So kindly spare some time so that our team can spend some time with you. You can share your experience, and we will further like to share it with the millions and millions of Indians who are looking forward to hear more about the Women Trans-Himalayan Expedition 2022, because you are the role model, fit at 50. And please continue this. Not only me, I'm not 50 yet, but in a couple of years I'm gonna be. So I think you're a real inspiration for all of us, and I'm sure we're gonna learn a lot from all of you. Before going on this expedition, what kind of homework you have gone through?
It's not that overnight you have just gone on a Trans-Himalayan expedition. You might have trained hard before that. So I would also like someone to speak on that. कि इस यात्रा पर, इतनी लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपने तैयारी कैसे की, फिर वहां पर जाने के लिए तैयारी में आप क्या क्या साथ में लेकर गए, क्या चुनौतियां थी, क्या इक्विपमेंट थे, क्या दिक्कतें आई, उनमें से आप उभर कर कैसे बाहर आए, क्योंकि आप एक टीम के रूप में काम कर रहे थे और टीम की लीडर पद्म भूषण से सम्मानित बजेंद्र पाल जी ने जिस तरह से लीड किया, तो आपने भी आकर अपने लीडर के पक्ष में जिस तरह से कहा, ये दिखाते हैं कि लीडर अनुभवी हो और टीम में एकजुटता हो और सब एक टीम के रूप में काम करें तो हम कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इस टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। एकता जी मन ही मन में सोच रही थी, जब जैसे ही आप अपनी उम्र बता रहे थे, आपने कहा मैं 55 साल की, साहू जी ने, श्यामला जी ने कहा मैं 65 वर्ष की, मुझे लगा अब इससे ज्यादा उम्र वाली कहाँ ढूंढ। तो साथ ही साथ प्रेरणा हमारे यहाँ पर 2 अधिकारियों को, महिला अधिकारियों को भी मिल रही थी। संदीप जी पीछे रह रहे थे। संदीप जी मैंने विशेष तौर पर पूछ लिया कि वो जो पुरुष साथ में गए थे उनका रोल क्या था। उनका रोल कुकिंग का था। तैयार है। शायद ये पहाड़ों की खूबसूरती भी हो, वो भी एक प्रेरणा के रूप में हो, लेकिन जो चुनौतियां पहाड़ों में होती हैं, जो वहां पर जीवन जीते हैं उनको ही पता है क्या है। और जो वहां पर इतना लंबा ये टूर करके आए, 4800 किलोमीटर, बहुत लंबा सफर है। बारिशों के समय, जहां देश भर में बारिश है वहां पर उतनी हाई रेंजेस पे नहीं होती, लेकिन फिर भी जो चुनौतियां खड़ी हैं, जो आपने कहा देश की बॉर्डर के दूसरी ओर जाना, बोलने की समस्या, सुविधाओं की समस्या, और उस समय भी कोई और नहीं, एक बार फिर भारतीय सेना ही काम आई। भारतीय सेना का भी आभार। मुझे लगता है बॉर्डर एरिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का है, उसको, फिट इंडिया कैंपेन को, और जो हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन है, इनको मिश्रण करके 3-4 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा होकर युवाओं को एक और बॉर्डर भी दिखाने चाहिए। बॉर्डर पर फिटनेस के कुछ प्रोग्राम भी हो, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों से हमारे देश के शहरों के बच्चे जाकर वहां पर मिल भी सकें, और जो बाकी क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट में हमारे बच्चे रहते हैं उनको देश के मुख्य धारा में जाके मेट्रो सिटीज में लाकर यहाँ पर भी लोगों के बीच में रहने का अवसर मिले। जब ये नेशनल इंटीग्रेशन को हम और ताकत देंगे तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की मोदी जी की कल्पना है उसको और बल मिल पाएगा। मैं चाहूंगा ऐसा कार्यक्रम हम जल्द ही भविष्य में करें, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम, जहां तिरंगा झंडा करता है, तिरंगा झंडा मात्र चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे झंडे में वो ताकत है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का काम करती है। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा झंडा लगाएंगे, चाहे वो आपका कोई भी अकाउंट, व्हाट्सएप हो,